नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल रात से देश में शुरू हुआ नया सियासी घटनाक्रम आज थोड़ा और आगे बढ़ा है। जी हां, आप जानते हैं कि नया सियासी घटनाक्रम क्या है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और ऐसा होना भी था क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया जो दे दी थी। धनखड़, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न क्षमताओं, ये जो प्रतिक्रिया है जरा उसको स्क्रीन पे ले आइए। प्रतिक्रिया में लिख रहे हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैं उनके अच्छे या उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह है हिंदी में लिखा हुआ, ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट। इस प्रतिक्रिया से दोस्तों जाहिर हो गया था कि धनखड़ को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें तो नरेंद्र मोदी ने यह भी जतला दिया कि आपको उपराष्ट्रपति सहित कई पदों पर काम करने के मौके मिले। इतने अपमानजनक तरीके से विदाई पर तो शायद गालिब भी कोई, जी हां, मिर्जा गालिब की बात कर रहा हूं, मिर्जा गालिब भी कोई शेर लिखते तो वो उलझन में पड़ जाते कि आखिर लिखूं तो क्या लिखूं। जबकि गालिब पहले लिख चुके हैं। क्या लिख चुके हैं आपको शायद पता हो गया होगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यहां तो बेआबरू नहीं किया गया बल्कि सम्मान की धज्जियां ही उड़ा दी गई हैं। इतने बरसों तक धनखड़ पूरे समर्पण के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी का ही काम करते हुए दिखे, लेकिन जब कल उन्होंने इस्तीफा दिया तो विपक्ष ने ज्यादा सहानुभूति दिखाई, लेकिन बीजेपी के लोगों ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। एक ट्वीट नहीं बीजेपी की तरफ से, 12 घंटे तक कुछ नहीं। लेकिन जब विपक्ष ने सहानुभूति दिखाई, उसमें भी सबसे पहले कूद कर, उछल के, जो सबसे पहले जो आदमी आया उसका नाम है जयराम रमेश। जयराम रमेश ने तो इनको, धनखड़ साहब को, किसानों का बड़ा नेता बना दिया। आपने वो लंबी चौड़ी जो उनकी चिट्ठी थी, यानी उनका जो ट्वीट था, आपने कल 2 बार मैंने रात को आपको सुनाया था। लेकिन हिम्मत रखता है डीएमके, तमिलनाडु की पार्टी, डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, लेकिन काम कर रहे थे। और उनके प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने 2 टूक जो बातें कही हैं उसको यहां रखना जरूरी है। डीएमके के प्रवक्ता अन्नादुरई कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने सदन का संचालन किया, यानी जगदीप धनखड़ ने सदन का संचालन किया, विपक्षी दलों को कभी मौका नहीं दिया। मुझे लगता है कि यह अच्छा हुआ। उन्होंने संविधान को लेकर टिप्पणियां की और सुप्रीम कोर्ट पर तीखे हमले किए। मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं। उनके उपराष्ट्रपति न रहने से हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, तो फिर ऐसा ड्रामा क्यों? बिल्कुल सही लिखा है अन्नादुरई ने, बहुत सही लिखा है। सर्वनन अन्नादुरई डीएमके के प्रवक्ता हैं। इधर बीजेपी की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई, वो अभी 12 घंटे बाद। चलिए खैर, अब धनखड़ तो लौटेंगे नहीं, ये तो तय है। इधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने, जो पत्रकार से उपसभापति तक की कुर्सी पर पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रपति से आज मुलाकात की है, बुके देकर आए और बुके की तस्वीर, यानी फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए तस्वीर खूब वायरल आज हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक बयान सामने आया है। थोड़ा सा अपने साथी यानी जयराम रमेश से थोड़ा हटके पवन खेड़ा का जो बयान आया है, वो बयान है, जरा स्क्रीन पे ले आइए। बयान है कि, और उसको कोट करते हुए, नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए, ना कोई स्पीच, ना कोई फेयरवेल, फिर कैसे कह दें ऑल इज वेल, फिर कैसे कह दें ऑल इज वेल। यहां पर यह पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा। ऑल इज वेल तो वाकई नहीं है दोस्तों, क्योंकि कल ही जेपी नड्डा ने कहा था कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आइए जरा रिकॉल कर लीजिए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। और आसंदी पर कौन बैठा था? सभापति, तत्कालीन सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये देखिए, चेहरा देखिए जगदीप धनखड़ का। लेकिन जो सीना ठोक के जो बात कह रहा है वो कौन है? तो केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा। सुन लीजिए जरा उनकी जुबानी। Into the details of it, but I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो।
Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. तो मैं ये बता रहा हूं कि Whatever I will say will go on record, ये कह रहे हैं यहां पर नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं यहां जेपी नड्डा, और मुंह ताकते रह गए, चेहरा देखते रह गए यहां धनखड़ साहब। तो अब लोकतंत्र में सब कुछ ठीक नहीं है जब बीजेपी सांसद आसंदी को बताने लगे कि क्या रिकॉर्ड में जाएगा और क्या रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, तो फिर समझना चाहिए कि धनखड़ ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम बीमार हो चुका है और इसका एक ही इलाज है कि बीमारी को जड़ से उखाड़ा जाए। हालांकि मोदी और शाह यानी अमित शाह तो बीजेपी के 50 साल राज करने के दावे कर चुके हैं और उनके सारे कदम इसी हिसाब से उठते हैं। तो धनखड़ के इस्तीफे को इसी नजरिए से समझने की जरूरत है दोस्तों। बेशक अब विपक्ष के कई नेताओं ने उनके लिए नरम सुर में बात की है, मगर इन्हीं धनखड़, जगदीप धनखड़ और ओम बिरला के कारण दोनों सदनों में खुलेआम पक्षपात किया जाता रहा है। इसे विपक्ष से बेहतर और कौन समझ सकता है। खुलेआम इस देश के लोकतंत्र को कमजोर किया जाता रहा है। इन्हीं धनखड़ और इन्हीं ओम बिरला के कारण धनखड़ साहब जा चुके हैं। इन्हीं धनखड़ साहब के कारण इसी लोकसभा में, इसी राज्यसभा में, जिस राज्यसभा में आरएसएस का जिक्र करने पर कहा जाता था कि ये आरएसएस का जिक्र यहां नहीं होगा, लेकिन इसी राज्यसभा में आरएसएस का जिक्र करते हुए धनखड़ साहब ने एकलव्य तक कह दिया था अपने आप को। जरा उसकी बात, वो वानगी भी सुना देना चाहता हूं आपको कि एकलव्य खुद को कहते हुए। और इतना ही नहीं, धनखड़ साहब पे थोड़ा और बहुत कुछ कहने की जरूरत है, बहुत कुछ इनके बारे में बताने की जरूरत है। आखिर नरमी क्यों धनखड़ साहब के लिए? धनखड़ साहब के लिए कोई नरमी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी कुर्सी का सम्मान अगर करना होता तो आज इनसे इस्तीफा लिया नहीं जाता। जी हां, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। आज न कल आपको पता चलेगा कि धनखड़ साहब ने खुद इस्तीफा नहीं दिया है। ये तो कुर्सी से चिपके रहना चाहते थे, इनसे इस्तीफा लिया गया है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, यह भी ऊपर वाला कहता रहा है, यानी उनके जरिए लोग कहते रहे हैं। चलिए जरा सुनते हैं इसी सदन में कैसे धनखड़ ने खुद को आरएसएस का एकलव्य कहा था। सुनिए। मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के तो कितनी चापलूसी। मैं तो आरएसएस का एकलव्य बन गया हूं। चापलूसी की हद यहां पे बहुत कुछ आगे भी है, नहीं सुना रहा हूं। धनखड़ साहब की कुछ और वानगी सुनाता हूं। धनखड़ साहब की एक पे एक 3-4 अलग अलग वानगी जरा सुन लीजिए। जरा मैं अपने टीम को कहूंगा फटाफट पहली बाइट लेके आइए, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, एक एक क्रम बताते जाऊंगा। पहली, जहां रोकना होगा मैं कह दूंगा रोकने के लिए। चलिए। इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। आई लीव इट टू योर साउंड विजडम। नहीं, यदि सर वो टाइम से होता है सर, अदरवाइज यू आर नंबर 1 इन माय हार्ट। सर, यू आर नंबर 1 इन माय हार्ट। I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. No, the heartless people, sir, Well, helping them. Once again, for a change, leader of the house has a good point. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always move like this. You never see Sir, this side. I So can- your heart goes that Sir, side only. I can never score a point because you have a huge experience. I don't think anyone in the house can match it. No, okay, sir. Thank you for your good Sir, words. what's the point, sir? मेरा point यही है, sir. पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक I'm सेकंड, very एक सेकंड। proud of the association for माननीय marriage and सदस्यगण, my husband. I'm just मैम, saying. एक सेकंड। हाँ। माननीय सदस्यगण, जो नाम
यहां आप देखिए, अभी आपने दो बाइटें सुनी। एक रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, क्यों झुकता हूं, और दूसरी बात यहां पर कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बता रहे थे कि आपका दिल जो है वो इधर नहीं बल्कि उधर, यानी सत्ता पक्ष की तरफ है। ये दो बात। लेकिन तीसरी बात बहुत गंभीर, यहां पर जया अमिताभ बच्चन कह के जब उनकी खिंचाई करने की कोशिश की थी, यही धनखड़ साहब थे। अपनी कुर्सी, अपनी आसंदी का कितना सम्मान इन्होंने किया है, उसकी बानगी आपके सामने रख रहा हूं। सोचना आपका काम है। आप इसमें से अगर चाहें तो मोती निकाल लीजिए, आप चाहें तो कंकड़ पत्थर निकाल लीजिए, जो चाहे आप कीजिए। लेकिन यहां पर कुछ चीजें रखना जरूरी है जगदीप धनखड़ के लिए। सुनिए जरा इस बाइट को। मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। हाँ। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहां सबमिट किया जाता है, उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य No, sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता हूं। And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, one second. श्री मनोहर लाल खट्टर। तो देख लिया, इनको यहां पर नाम, और यहां बिल्कुल बहस हो गई, झड़प हो गई दोनों के बीच। जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच जो झड़प हुई थी उसकी बानगी थी। लेकिन ये एक बार नहीं बल्कि ये दो तीन बार ऐसी चीजें हुई। और लेकिन इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जरा और कुछ देखिए। धनखड़ साहब की विदाई ऐसे नहीं हुई है, और जो कह रहे हैं डीएमके के प्रवक्ता, वो गलत नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को अपने अंदर झांकना होगा कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का पट्टा पहनकर और ऊपर से भगवा चोला पहने हुए कितने लोग हैं, ये कांग्रेस को निकालना होगा। लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं जो समझ रही हैं कि आखिर अंदर खाने क्या है और धनखड़ साहब के लिए क्या कहना चाहिए। लेकिन पहले जरा इसको भी देखिए। मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर, ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्ता।
तो पद की गरिमा की चिंता है इनको। जब ये कह रहे थे, दरअसल कल्याण बनर्जी जो हैं वो इनकी मिमिक्री कर रहे थे बाहर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, और लेकिन उस पर ये नाराज धनखड़ साहब जो हैं, इन्होंने पूरा का पूरा जो विपक्ष है उसको, विपक्ष को मौका नहीं देते थे। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कल की बानगी, कल जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई और बोलने के लिए खड़े हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था जरा वो भी सुन लीजिए। यह आखिरी बात है, आखिरी बारी है, क्योंकि इसके बाद रात को कहानी कुछ और हो गई। जरा सुन लीजिए धनखड़ साहब ने जब पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पे बातें करने की कोशिश की गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, उनकी डिमांड जो थी खड़गे साहब की, उस पर क्या कुछ कहा था जगदीप धनखड़ साहब ने, सुनिए। J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं, मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए, वन मिनट प्लीज, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए हमारे से। तो सुन रहे थे आप, यहां पर बोलने नहीं देना चाह रहे थे जगदीप धनखड़, लेकिन फाइनली इतना लंबा अनुभव, 55 साल से ज्यादा का अनुभव है मल्लिकार्जुन खड़गे का, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वफादार सिपाही के रूप में, और इसलिए यहां पर वो बोल गए जो बोलना चाहते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे वो बोल गए, रोकना टोकना चाहते थे, अपनी ईमानदारी अपनी पार्टी के खाते में देना चाहते थे, दिखाना चाहते थे जगदीप धनखड़, लेकिन नहीं दिखा पाए। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इसीलिए ये वीडियो, आखिरी वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे थे कि यहां कल हुआ क्या था। और इसके बाद जेपी नड्डा को बार बार खड़े करने के लिए कह रहे थे आप धनखड़ साहब, और जेपी नड्डा खड़े हुए और कह रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। कहानी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसके बाद क्या होता है, चलिए हमारे स्क्रिप्ट की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, जरा और आगे बढ़ते हैं। कल ही राहुल गांधी ने फिर कहा था कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, याद कीजिए आप, संसद में, लोकसभा में। आज भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने संसद के मकर द्वार पर, मकर द्वार जो है यह नए संसद का एक दरवाजा है, मकर द्वार पर SIR को लेकर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर प्रदर्शन किया है, ताकि सत्ता में बैठे लोगों तक यह संदेश, यह तस्वीर देखिए, यह संदेश पहुंचे कि जिस तरह लोकतंत्र को खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है, उसका तमाशा चुपचाप बैठकर देखा नहीं जाएगा, बल्कि हर संभव आवाज उठाई जाएगी। गौरव गोगोई ने इस बारे में मीडिया से बातें की है, क्या कुछ कहा है, आइए जरा गौरव गोगोई, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने जो बातें कही हैं सुन लीजिए उनकी जुबानी। तरीके से सत्ता पक्ष, केंद्र सरकार के मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। साफ साफ बात यह है कि वो बिहार में जो वोटर रिवीजन हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस पर चर्चा नहीं चाहते। आज तक उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि SIR पे चर्चा हो, और बार बार गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने आज तक नहीं कहा है कि वो SIR पे चर्चा चाहते हैं। और जहां तक आई दूसरी बात, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तक सरकार के तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं कि ये चर्चा होगी कब, कोई तारीख नहीं बांधी। 1 महीने के सत्र में ये कब लिया जाएगा, सत्र के अंत में, सत्र के मध्यम समय में कब लिया जाएगा। तो हम तो बार बार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ये बताए कि अगर वो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के
ऊपर चर्चा के लिए तैयार हैं। 16 घंटे का विवरण उन्होंने किया आदरणीय किरण रिजिजू जी ने। तो ये चर्चा कब शुरू होगी वो डेट बताएं, तारीख बताएं, और ये भी बताएं कि एसआईआर पर वो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसीलिए बीएसी मीटिंग में एक रूप और सदन के अंदर गुमराह करने का ये रूप बहुत गलत है। अगर विपक्ष को भी माइक दिया जाता, हम भी अपना बात रख पाते, तो सीधा सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन वे नहीं चाहते, सत्ता पक्ष नहीं चाहती, इसलिए माइक सिर्फ सत्ता पक्ष के मंत्रियों का ही ऑन होता है, उनका ही पक्ष कैमरा में दिखाया जाता है, रिकॉर्ड पे आता है, और विपक्ष को मजबूर किया जाता है कि हम अपनी बातों को सदन के अंदर, जो बातों से सत्ता पक्ष का झूठ का पर्दाफाश होगा, वो बातें हम ना रख पाए, ऐसा एक माहौल अंदर बनाया जाता है। तो गौरव गोगोई ने जिन मुद्दों पर बात की है वे देश के सामने असल चिंताएं हैं और कायदे से संसद सत्र में इन पर चर्चा करने के लिए अधिकतम कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन पहले दिन ही धनखड़ से इस्तीफा देकर धनखड़ का इस्तीफा लेकर या दिलवाकर फिर से सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने का खेल शुरू हो गया है। कल से मोदी फिर विदेश यात्रा पर हैं। उन्हें अब वाकई देश की जरूरतों से कोई लेना देना नहीं रहा। इधर बीजेपी के सामने नतमस्तक मीडिया में कई इनसाइड स्टोरीज आना शुरू हो गई हैं दोस्तों, कि धनखड़ से इस्तीफा आखिर क्यों लिया गया या धनखड़ ने इस्तीफा आखिर क्यों दिया। साथ ही नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। हरिवंश तो राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, लेकिन क्या यहां नीतीश कुमार के लिए भी संभावनाएं हैं। ऐसे कई जरूरी बातें जो हैं वो बताई जा रही हैं और जरूरी बताए जा रहे सवालों पर चर्चा शुरू हो गई हैं और समय बिताने का खेल एक बार फिर चल रहा है। तो क्या देश को अंताक्षरी खिलाने में व्यस्त कर किसी बड़ी तैयारी में लग गए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर देश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। देश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। धनखड़ का इस्तीफा तो एक झांकी है, आगे क्या कुछ बाकी है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवा